ओके, सवाल नंबर 11। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, तो एक बार कॉपी पेन लेकर खुद से करने की कोशिश करें। देखो मैं कितना भी पढ़ा लूं, कितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल बना के दे दूं, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उनको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप वीडियो मत देखो बिल्कुल भी, आप खुद से बनाओ सवालों को, ठीक है। उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा गलत सही कैसे भी बनाओ, लेकिन खुद से करो, करना बहुत जरूरी है। एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस आर है, वो एक ऑब्जर्वर की आंख पे एल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, जो ग्राउंड पर है ऑब्जर्वर। और गुब्बारे के बैलून के सेंटर का जो एलिवेशन एंगल है वो बीटा है। तो गुब्बारे के जो केंद्र है, सेंटर की जो हाइट है, वो आपसे पूछा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का सवाल है, ध्यान से समझना। अब जैसे ये हो गया, सपोज एक बैलून हो गया छोटा सा, ये बैलून हो गया, क्लियर है ना, समझते रहना भैया। अब यहां पे कोई ऑब्जर्वर हो गया P, और ये हो गया आपके गुब्बारे का सेंटर O। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये गुब्बारा जो है इस ऑब्जर्वर की आंख पे क्या कितना एंगल बना रहा है, एल्फा एंगल बना रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर ये ऑब्जर्वर इस गुब्बारे को देखेगा तो ये लाइन ऑफ साइट एक तो इस तरीके से ऐसे, और यहां पे इस तरीके से, ये आपकी इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये अल्फा होगा। मैं इस पॉइंट को सपोज नाम दे देता हूं कि ये पॉइंट ए है, और ये जो टेंजेंशियल पॉइंट है बी है। तो ये जो एंगल एपीबी होगा ये अल्फा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। फास्ट फास्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, सेंटर से इसको मिलाऊं, तो ये कंप्लीट एंगल अल्फा था, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा भैया। जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे हाफ हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये अल्फा बाई 2 है तो ये भी तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा ना, जस्ट हाफ हाफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रखा है कि गुब्बारे के जो सेंटर है इसका जो एलिवेशन एंगल है वो बीटा है। तो देखिए ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड लेवल, हो गया ग्राउंड लेवल, और यहां से हमने डाला ये परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। सपोज ये पॉइंट क्यों है, तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वर की आंख है, गुब्बारे का सेंटर है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये है आपका बीटा। दिस एंगल इज बीटा। आप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। गुब्बारे की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, रेडियस स्मॉल आर। रेडियस का मतलब क्या है, ये सेंटर है, ये टेंजेंशियल पॉइंट बी है, तो यहां पे मिलाएंगे, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, और ये होगी रेडियस आर। आपको बात समझ में आई, क्लियर। क्यों, हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। हमसे ये पूछा है कि इसके केंद्र की ऊंचाई, इसके केंद्र की ऊंचाई जमीन से ये आने की जो h है ये आपसे पूछा गया, ये आपसे पूछा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे को यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो PBO, एक PQO, दो राइट एंगल ट्राइंगल। इनमें अगर मैं कॉमन लेंथ की बात करूं तो दोनों में ही जो कॉमन लेंथ मुझको दिख रही है वो दिख रही है PO, दिख रही है ना PO। ये एंगल अल्फा बाई 2 है, ये 90 है, ये R है। तो क्या मैं यहां पे R और ये OP, एंगल अल्फा बाई 2 के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है OP। तो अगर मैं यहां पे साइन लगाऊं, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, R परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस OP। तो OP की जो लेंथ आ जाएगी क्या, R कोसेक अल्फा बाई 2 नहीं आ जाएगी, R कोसेक अल्फा बाई 2। बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो रही है, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई ना। ये OP मुझे पता चल गया, लेकिन अपने को चाहिए हाइट h। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल PQO, राइट एंगल ट्राइंगल PQO को देखो, मुझे हाइपोटेनस पता है, मुझे h चाहिए। एंगल बीटा के लिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। क्या लगाओगे, साइन। तो अगर मैं साइन बीटा यहां पे लगाऊंगा तो हाइट h बटे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा OP। तो h की जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, R कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। R कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट हो तो बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम तुरंत जब ही कर पाओगे जब आपने पहले से ये क्वेश्चन इस टाइप का बना रखा। आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, उसमें एक लेंथ कॉमन थी, मैंने कॉमन लेंथ पे काम किया, आंसर आ गया।
अगला सवाल बनाएंगे जल्दी से। देखिए सवाल नंबर ये जो 12 है, ये मेंस के पेपर में पूछा हुआ है, 2017 मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। ऐसा सवाल फिर से आपके एग्जाम में आ सकता है, करने की कोशिश करेंगे। एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो एक समान गति से बढ़ रहा है। ओके, 6 मिनट के बाद ऑब्जर्वर जो है, जो 450 √3 मीटर की दूरी पर है पॉइंट पी से गुब्बारा उड़ा जो ऊपर की तरफ जा रहा है। 6 मिनट के बाद एक ऑब्जर्वर जो पॉइंट पी से 450 मीटर की दूरी पर है, उसने देखा कि बैलून का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ओके, एज्यूम दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पॉइंट पी आर ऑन द सेम लेवल। पॉइंट पी और जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो सेम लेवल पे है, तो बैलून की स्पीड क्या है? तो ये तो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। सपोज ये पॉइंट पी है, यहां से एक बैलून उड़ना शुरू हुआ, ये उड़ रहा, ये बैलून, और ये 6 मिनट बाद एक गुब्बारा तुम्हारा यहां पे पहुंच गया, ये रहा तुम्हारा गुब्बारा। अब यहां पे पॉइंट पी के ही प्लेन में एक हो गया तुम्हारा ये ऑब्जर्वर, ये होगी ऑब्जर्वर की आंख। 6 मिनट के बाद ऑब्जर्वर ने देखा कि इस बैलून का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है तुम्हारा, 60 डिग्री है 6 मिनट के बाद। और ये जो ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट पी से सभी स्टूडेंट को पता है ये 450 √3 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है? 450 √3 मीटर की डिस्टेंस पर। आपसे पूछे कि गुब्बारे की स्पीड क्या है। मुझे पता है गुब्बारा पॉइंट पी से पॉइंट ओ तक पहुंचा और गुब्बारे को ये डिस्टेंस कवर करने में 6 मिनट का समय लगा है। 6 मिनट का, एक्चुअली 6 मिनट में गुब्बारे ने दूरी कितनी तय करी है? तो ये तो आसान सी बात है। ये कितने का एंगल है तुम्हारा? 30 डिग्री का। अगर 30 डिग्री के सामने 450 √3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 450 √3 का भी √3 टाइम्स होगा, अरे इसका भी √3 टाइम्स होगा। बोलो हाँ, क्लियर है बात यहां तक? सो √3 इंटू √3 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। देखिए थोड़ा सा फास्ट है ये, तो 6 मिनट में गया है इतना। 6 मिनट का मतलब होता है 360 सेकंड। आपसे जो स्पीड पूछे गुब्बारे की मीटर पर सेकंड में पूछिए, तो 6 मिनट में इतने मीटर डिस्टेंस गया है, तो 6 मिनट का मतलब होता है 360 सेकंड। तो अगर मैं 1 सेकंड में निकालना चाहूं तो 1 सेकंड में इतना गया है। ठीक है, 90 से 4 बार जाएगा, 90 से 5 बार जाएगा, 15/4 मीटर पर सेकंड। और 15/4 का मतलब होता है 3.75 मीटर पर सेकंड आपकी बैलून की स्पीड हो जाएगी। 3.75 मीटर पर सेकंड। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो ये देखिए ऐसे सवाल है, बेसिक से क्वेश्चन ही बनते। हालांकि आप आईटी जेईई वगैरह के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत टिपिकल और हाई लेवल के मिलेंगे, लेकिन पेपर में वो सब क्वेश्चन नहीं आते। ओके, वहां पे टाइम भी उस हिसाब से होता है, आपको कम समय में ज्यादा सवाल करने, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन ही पेपर में बनते हैं और ये मैक्सिमम लेवल है। सही है, चले जैसे कि सवाल नंबर 13 है, ये बैलून वाला क्वेश्चन है और ये सवाल आपका 2016 मेंस के पेपर में आया है। 2016 मेंस के पेपर में। तो हर टाइप जो भी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा अच्छे लेवल की, जिससे कि आप कर पाओ। और ये वाला सवाल बेहतरीन है। एक हाइड्रोजन फिल्ड बैलून है असेंडिंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक गुब्बारा जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। वॉज ड्रिफ्टेड बाय विंड। और ये गुब्बारा हवा द्वारा ड्रिफ्ट भी किया जाता है। एक सेकंड भाई, ठीक है। और ये बैलून हवा के द्वारा ड्रिफ्ट भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि बैलून आपका ऊपर की तरफ भी जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें भरी हुई है, लेकिन साथ साथ में हवा इसको आगे की तरफ भी बहा के ले जा रही है। तो विंड से भी ड्रिफ्ट हो रहा है और ये ऊपर की तरफ एसेंड भी कर रहा है। दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं इसमें, ये समझना आपको। Its angle of elevation at 10th and 15 minutes were found to be 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। 10वें मिनट पर इसका जो एलिवेशन एंगल है वो है 60 डिग्री, लेकिन 15वें मिनट पर किसी पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। विंड स्पीड इन होल नंबर, आपको हवा की चाल बतानी है होल नंबर्स में इन 5 मिनट के दौरान, वो भी अप्रोक्सीमेटली। आपको क्वेश्चन समझ में आया? कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा लेकिन वो डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत सरल है। मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन करना कैसे। पहले इसको छोटा कर दिया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है, और छोटा कर देते हैं।
चलो अब समझो, अब ये समझो कि ये तुम्हारा बैलून है, ये तुम्हारा गुब्बारा, और यहां से छोड़ दिया, ठीक है, यहां से छोड़ दिया, और सपोज 10th मिनट बाद ये गुब्बारा मैंने यहां से छोड़ा, यहां से, ठीक है, इस तरीके से गुब्बारा था। 10th मिनट अगर गुब्बारा सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा तो गुब्बारा यहां पे होना चाहिए, लेकिन हवा की वजह से आगे भी बढ़ रहा है, तो गुब्बारा जो है समथिंग लाइक दैट यहां पे कहीं पे होगा, ये बैलून यहां पे कहीं पे पहुंच जाएगा, और ये सपोज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया P। ये गुब्बारे की पोजीशन है एट 10th मिनट, ये गुब्बारे की पोजीशन है एट 10th मिनट। अब 15वें मिनट पे गुब्बारा, देखिए 15वें मिनट यानी कि 5 मिनट बाद गुब्बारा ऊपर की तरफ भी जाएगा, लेकिन हवा की वजह से आगे भी बढ़ेगा, तो गुब्बारे की जो पोजीशन होगी समथिंग लाइक दैट आपकी इस पॉइंट पे होगी, यहां पे। क्लियर है, कोई डाउट? और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है ये गुब्बारे की जो पोजीशन है ये एट 15th मिनट है, 15वें मिनट पर। आप कुछ चीजें समझ में आई है कि गुब्बारा ऊपर की तरफ भी गया, आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन हवा के दबाव की वजह से आगे भी गया, यानी कि हम ये कहेंगे कि 10वें मिनट से 15वें मिनट तक गुब्बारे ने हवा की वजह से इतनी दूरी तय की गई है। भाई जो हवा की स्पीड होगी गुब्बारा उसी स्पीड से आगे की तरफ जाएगा। क्लियर है, ऊपर की तरफ वो एक कांस्टेंट स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से चढ़ रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि 10वें मिनट पर गुब्बारे का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, तो ये हो गया तुम्हारा गुब्बारे का एलिवेशन एंगल 10th मिनट पर, जो कि है आपका 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्लियर है नाउ। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन को देखूं, यहां पे हमने मिला दिया, तो ये गुब्बारे का ये वाला जो एलिवेशन एंगल है ये है आपका 45 डिग्री, तो दिस एंगल जो है ये 45 डिग्री है। कॉपी में साफ साफ डायग्राम बना के करते रहना चीजों को, ठीक। कुछ स्टूडेंट देखिए स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, सबका आईक्यू अलग अलग होता है, तो ये मकसद नहीं कि मैं आपको अपनी नॉलेज दिखाऊं। आप वीडियो को फास्ट मोड में देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब भैया मुझे एक बात बताइए कि गुब्बारा किस स्पीड से ऊपर की तरफ एसेंड हो रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुब्बारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो 10 मिनट में गुब्बारा कितनी हाइट चढ़ चुका होगा? 60 मिनट में 18 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना? 3 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस होगी तुम्हारी 3 किलोमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत इसमें? मुझे बताइए गुब्बारा 1 घंटे में ऊपर की तरफ 18 किलोमीटर जाता है, तो 15 मिनट में कितना जाएगा? फिर 4.5 किलोमीटर, यानी कि ऊपर की तरफ एसेंड जो किया है गुब्बारा, ये डिस्टेंस जो है ये तुम्हारी 4.5 यानी कि 4.5 किलोमीटर है दिस डिस्टेंस। क्लियर? बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो यहां पे? हमको विंड स्पीड पूछिए इन 5 मिनट के दौरान, तो गुब्बारे ने ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, हम ये कहेंगे कि गुब्बारे ने ये दूरी चली है हवा की वजह से आगे की तरफ, मुझे यही डिस्टेंस निकालनी है। अब मुझे भैया ये बताइए कि अगर 60 डिग्री के सामने 3 किलोमीटर हो, तो 30 डिग्री के सामने ये जो डिस्टेंस होगी, क्या ये √3 किलोमीटर नहीं होगी? आप कहेंगे यस, दिस इज √3। मुझे ये बताइए कि अगर 45 डिग्री के सामने 4.5 किलोमीटर हो, तो क्या ये कंप्लीट डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मुझे बताइए फिर ये डिस्टेंस छोटी सी कितनी बची? ये 4.5 माइनस √3 किलोमीटर बची कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? आंसर जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली देखूं, √3 जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7 होता है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी 4.5 माइनस या 0 माइनस 1.73 कर लेते हैं। 10 में 3 गया 7, 14 में 7 गया 7, 3 में से गया 2, 2.77। क्लियर है? 2.77 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2.77 किलोमीटर आ गई। क्लियर है? 10वें मिनट पे पोजीशन, ये 15 मिनट पे पोजीशन, यानी कि हवा की वजह से गुब्बारा 5 मिनट में इतनी डिस्टेंस गया, यानी कि इतनी डिस्टेंस गुब्बारे ने 5 मिनट में तय की है। 5 मिनट में कितनी तय की? 2.77 किलोमीटर। अगर 5 मिनट में 2.77 किलोमीटर, तो हवा की वजह से गुब्बारा 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा? यानी कि विंड की स्पीड क्या हो जाएगी? 2.77 × 12।
ये बात समझ में आई कि नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मिनट में, अपने को चाहिए 60 मिनट में। स्पीड का मतलब किलोमीटर पर आवर, तो 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, 5 मिनट में इतना, 60 मिनट के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 4 8 बार 84 84 और ये 8 2 और ये 9 12 दूनी 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारे 33, 33.24 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना मैंने बेवजह का किया है आपको समझाने के लिए। आंसर जो है इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली 33 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर है? बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई समस्या हुई हो? सो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। बहुत क्वालिटी वाला सवाल है, मेंस के पेपर में पूछेगा, फिर से ऐसे सवाल बन सकते हैं। एज इट इज तो कभी भी ये सवाल आपके पेपर में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी से इंस्पायर होकर ये सेम आइडिया के साथ आपको सवाल देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर 14। एंड सवाल नंबर 14 CDS 2018 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, गुंबद वाला। ये सवाल सीडीएस के पेपर में पहले भी आया, इस बार भी आया, लेकिन एसएससी में नहीं आया, तो ये बन सकता है क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे। ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस R देयर स्टैंड्स ए फ्लैग ऑफ हाइट h। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है, आप समझते रहना। हेमिस्फेरिकल डोम का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? कि जैसे ये हो गया, इस तरीके से समझ लीजिए, ये गुंबद टाइप का हो गया हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, ये मेरे जो ड्राइंग है बहुत खराब है, एक सेकंड रुक जाओ। अब ठीक है, तो ये दिख रहा है तुमको हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, चलिए, और ये इसका यहां पे सेंटर हो जाएगा। इसकी रेडियस दे रखी R, इसके ऊपर एक फ्लैग है हाइट h का। तो सपोज यहां पे एक झंडा है हाइट h का, ये फ्लैग हो गया, ये हाइट h का फ्लैग है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है? ये डिस्टेंस R हो गई, ये डिस्टेंस R होगी। तो अगर हम इस कंप्लीट डिस्टेंस की बात करें तो कंप्लीट डिस्टेंस फिर आपकी h प्लस R हो जाएगी। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूं, बाद में देखेंगे। चलिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग इज 30 डिग्री। तो ग्राउंड पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए। ग्राउंड पर सपोज मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया, ग्राउंड लेवल हो जाएगा ना, यहां पे पॉइंट ले लिया हमने P, और इस पॉइंट P से इस फ्लैग का जो एलिवेशन एंगल है वो क्वेश्चन में 30 डिग्री बताया गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री है, ठीक बात है। चलिए, आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस D टुवर्ड्स डोम व्हेन द फ्लैग इज जस्ट विजिबल द एलिवेशन इज 45। बस यही बात इस क्वेश्चन में समझने की थी कि पॉइंट B से D डिस्टेंस डोम की तरफ चलने पर कितनी डिस्टेंस? सपोज यहां पर आ गए हम, पॉइंट B से D डिस्टेंस हम डोम की तरफ चले और सपोज पॉइंट Q पर आ गए, और इस तरीके से कि यहां से जो है तुम्हारा ये एक सेकंड थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। ये हो गया। हम मान लेते हैं कि पॉइंट Q, आप D डिस्टेंस यहां तक चले, पॉइंट Q तक, ये डिस्टेंस हमने D मान ली। क्लियर है? कोई डाउट? तो D डिस्टेंस डोम की तरफ चलने पर किसी पॉइंट से फ्लैग जस्ट विजिबल है और एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। इस बात का मतलब समझ रहे हो? ये जो वर्ड है ना जस्ट विजिबल, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में सेट हो सकते हैं। कंप्लीट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। जस्ट विजिबल का मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट Q से इस फ्लैग को देखने की कोशिश करूंगा तो ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट जो है जस्ट इसको यहां पे इस पॉइंट पे क्या है, टच करती हुई जा रही है। इस पॉइंट पे ये क्या है तुम्हारा, इसको जस्ट यहां पे टच करता हुआ जा रहा है। अगर तुम पॉइंट Q से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाओगे तो आप झंडे को नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर पॉइंट Q से पीछे की तरफ रहोगे तब तो पूरा पूरा झंडा आप आसानी से देख पाओगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? लेकिन ये पॉइंट Q एक ऐसा पॉइंट है जहां से फ्लैग जस्ट विजिबल है। क्यों? ओके, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है ये यहां पे इस डोम को इस पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, और यही इस सवाल का लॉजिक था। और यहां पे ये जो अब एलिवेशन एंगल बन रहा है फ्लैग का, ये एंगल ये क्वेश्चन में दिया हुआ 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। बस अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपसे पूछा क्या है? H/R का रेशियो पूछा है। मुझे बताइए कि ये यहां से मैं मिलाऊंगा तो ये रेडियस स्मॉल r, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। अगर ये 45 है, ये भी तो 90 ही है, तो ये एंगल भी कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। ये 45, ये 90, ये भी 45। अब भैया मैं एक बात जानता हूं, 90 45 45 ट्रायंगल में
कि 90 डिग्री के सामने √2 होता है, 90 डिग्री के सामने √2 टाइम्स होता है, 90 डिग्री के सामने कितना h प्लस आर, 45 डिग्री के सामने कितना है, 45 डिग्री के सामने r, तो h प्लस आर की जो वैल्यू है वो r√2 होनी चाहिए। बोलो कोई डाउट है इसमें, किसी भी स्टूडेंट को h प्लस आर की जो वैल्यू है वो r√2 होनी चाहिए। तो h बराबर जो आ गया r इंटू √2 - 1, पूछा हमसे h बाई आर, तो h बटे आर की जो वैल्यू है वो √2 - 1 आ गई। आपका डी पे आंसर डिपेंड ही नहीं करेगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो फर्स्ट ऑप्शन था, आपका आंसर डी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्लियर है? बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में कोई समस्या हुई तो आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला सवाल हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 15, और ये और भयंकर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस सवाल को। ओके, सवाल नंबर 15, ठीक है। देखिए थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान और लॉजिकल सवाल है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का हम इसमें साथ साथ यूज करेंगे, ध्यान से समझना। A flag staff 5 meter high is placed on the top of a hemispherical mound 60 meter high. ठीक है। If a boy 1 meter high stand at a distance d from the foot of the mound so as just to see the top of flag staff, then find the value of d. देखिए सवालों को छोटा कर देते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए था कि डायग्राम इसका बनेगा कैसे। सवाल मैंने एकदम गायब भी कर दिया, आप असाइनमेंट में भी देख सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले आपके पास इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल डोम हो जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए आप, ये हो गया। क्लियर है? अब इसकी जो हाइट दी है क्वेश्चन में वो दे रखी है आपको 60 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 60। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? दिस डिस्टेंस इज 60। क्लियर? अब इसके ऊपर एक झंडा है जो कि 5 मीटर हाई है, तो दिस इज ए फ्लैग जो आपका 5 मीटर हाई है। तो अगर ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट आपका क्यों हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 65। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया है कि इस हेमिस्फेरिकल डोम से जो गोलार्ध आपके पास है, जो गोलार्ध है आधा है, इस हेमिस्फेरिकल टीले से d डिस्टेंस पर, तो यहां से d डिस्टेंस पर ये छोटी सी डिस्टेंस होगी d, ये डिस्टेंस d मानिए। एक बॉय है जिसकी हाइट 1 मीटर है, जो कि इस फ्लैग को जस्ट देख सकता है, जो कि इस फ्लैग को, यहां पे आप ध्यान से देखिए क्या कर सकता है, सो एज जस्ट टू सी द टॉप ऑफ फ्लैग, जो इस फ्लैग के टॉप को जस्ट देख सकता है। मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं कि अगर यहां पे एक बॉय हो गया आपका इस तरीके से, जिसकी हाइट है 1 मीटर, तो ये बॉय हो गया आपका 1 मीटर हाइट का, ये इस फ्लैग को जस्ट सीन कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ये बॉय इसको देखने की कोशिश करे तो लाइन ऑफ साइट जो है आपको कुछ इस तरीके से जाएगी, मतलब ये जो बॉय है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये उसकी हाइट हो जाएगी 1 मीटर। सो दिस छोटू डिस्टेंस इज 1 मीटर, और ये जो है इस फ्लैग को जस्ट सीन कर सकता है, मतलब ये जो होगा ये तुम्हारा टेंजेंशियल पॉइंट होगा, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर लड़का आगे बढ़ गया तो ये यहां से फिर ये लाइन जो है इसको टच करती हुई नहीं जाएगी, मतलब फ्लैग विजिबल नहीं होगा। अगर लड़का पीछे की तरफ जाएगा दैट मीन्स पूरा फ्लैग पूरा का पूरा विजिबल होगा। ये एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें फ्लैग जस्ट विजिबल है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो विजिबल नहीं होगा, पीछे हो जाओगे तो पूरा का पूरा विजिबल होगा। ठीक है, जस्ट विजिबल का मतलब है कि लाइन ऑफ साइट जो इस हेमिस्फेरिकल डोम को यहां पर जस्ट टच करती हुई जाएगी। आपको निकालना है कि ये जो डिस्टेंस d है इसकी लेंथ क्या है, डिस्टेंस d की लेंथ आपको बतानी। तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सरल है, मुझे ये पता है कि ये रेडियस जो है 60 मीटर की है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यहां पे एलिवेशन एंगल वगैरह का कोई यूज नहीं है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं यहां पे इस तरीके से आपका मिल जाएगा, इस पॉइंट को हम r मान सकते हैं। क्लियर है, बताइए अब मुझे d डिस्टेंस चाहिए, कैसे करोगे अब इस क्वेश्चन को, मुझे बताइए कि क्या ये 60 नहीं है। आप कहेंगे यस दिस इज अगेन 60। मैं आपसे कहूं कि ये 90 डिग्री के सामने 65 है 60 है, तो ये डिस्टेंस बताइए, इसको मैं s मान लेता हूं, ये डिस्टेंस बताइए, तो आप कहेंगे कि ये डिस्टेंस आपकी 25 हो गई, ये डिस्टेंस आपकी 25 हो गई। क्यों? 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं दिख रहा, 5 12 13,
उसमें 5 12 13 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 25 60 65, 25 60 65, तो इतनी ट्रिपलेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, मुझे तुरंत पता है कि अगर ये एंगल आपका थीटा, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल तुम्हारा थीटा। क्लियर है, बात समझते हैं ना भाई। तो क्वेश्चन इतने, और ये एंगल जो आपका 90 माइनस थीटा, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं, हमको बहुत अच्छी जानकारी है सिमिलरिटी की। यहाँ पे आपका ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSQ, दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। मुझे पता है कि यहाँ पे थीटा, इसमें थीटा के सामने 60 है, मुझे 90 के सामने ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, अगर मुझे देखिए इस ट्राइंगल में सारी वैल्यू नोन है, मुझे पता है थीटा के सामने इसमें कितना है 25, मुझे पता है 90 के सामने क्या है इसमें 65, ये थीटा, ये 90 डिग्री, थीटा के सामने कितनी डिस्टेंस है 25, 90 के सामने क्या है 65। तो किस रेशियो में है ये डिस्टेंस, 5:13 के रेशियो में। तो क्या सेम टू सेम सिमिलर ट्राइंगल में भी यहां भी ये रेशियो होगा। अगर थीटा के सामने यहाँ पे 60 है यानी कि 12 गुना है, तो यहां भी तुम्हारा 12 गुना यानी कि 156 होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये कितनी होगी, क्या 156 मीटर नहीं हो जाएगी, बताइए। बस इतनी सिंपल सी बात थी, क्या आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते। क्लियर है, बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां पर, किसी को भी, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, मतलब आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि यहां पे ये जो ट्राइंगल है थीटा 90 90 माइनस थीटा, ये भी ट्राइंगल थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है। थीटा के सामने 25, 90 के सामने 65, 5:13 का रेशियो, तो थीटा के सामने 60, तो 90 के सामने 13 यूनिट की वैल्यू 156 मीटर होनी चाहिए। ये 156 है, 60 है, यानी कि डी की जो वैल्यू होगी इसमें से घटा दीजिए, 96 से छोटी होनी चाहिए थी। अगर मैं डिस्टेंस डी की वैल्यू की बात करूं तो 156 में से 60 घटाइए 15 में ये 96 आएगा। और यहां पे जो ऑप्शन है मुझे दिख रहा है 89.5, 93.6, 104.8, 98.3, आंसर 96 से छोटा होना चाहिए था। तो दो ऑप्शन आप इसी तरीके से हटा सकते थे। तो साथ साथ में आप ऑप्शन को भी लेके चलें, उससे बहुत मदद आपको मिलेगी। क्लियर है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? ठीक है, चलिए अब देखिए, एक्चुअली मुझे केवल डिस्टेंस डी ही चाहिए, तो मुझे ये जो छोटू डिस्टेंस दिख रही है ना, आप इसका ट्रायंगल कॉपी बनाने की कोशिश करें, मुझे छोटू डिस्टेंस भी चाहिए। इसको भी मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, छोटू डिस्टेंस को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पता है ये थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 माइनस थीटा ट्रायंगल है, ये भी 90 माइनस थीटा ट्रायंगल है, तो इसमें भी साइड का रेशियो वही होगा। अगर थीटा के सामने 1, तो 90 माइनस थीटा के सामने की डिस्टेंस चाहिए मुझे, यही तो है। मुझे पता है यहां पे थीटा के सामने 25 है, 90 माइनस थीटा के सामने 60 है। थीटा और 90 माइनस थीटा के सामने जो डिस्टेंस है 5:12 के रेशियो में, तो इसमें भी 5:12 के रेशियो में होना चाहिए। यहाँ पे थीटा के सामने 1 मीटर है, तो 5 के लिए 1 दे रखी है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4 मीटर हो जाएगी। भाई 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मुझे बताइए कि यहाँ पे सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है सब सिमिलर है। यहाँ पे थीटा के सामने है 25, 90 माइनस थीटा के सामने है 60। ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है 5:12 के रेशियो में, तो यहां भी 5:12 के रेशियो में होगा। थीटा के सामने 1 है, 90 माइनस थीटा के सामने तुम्हारा 12, 5:12 के रेशियो में 5 किलो 1 मीटर, तो 12 किलो 2.4 मीटर। तो ये छोटू डिस्टेंस कितनी आ गई, 2.4 मीटर आ गई। मुझे केवल और केवल डी से मतलब है, तो कुछ मत करिए, 60 और +2 कितना हो गया, 62.4। टोटल कंप्लीट डिस्टेंस है आपकी 156, तो 156 में से माइनस कर दीजिए 62.4 को, तो ये तुम्हारा 6, 5 में से 2 गया 3, 15 में 6 गया 9, 93.6 मीटर ये आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखूं तो मुझे कहीं कोई अदर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जिस स्टूडेंट को ये पूरा कंप्लीट डायग्राम के साथ खेलना आ जाएगा, वो स्टूडेंट इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। इस सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं। यहां पे आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल है जिनमें सिमिलरिटी लगानी पड़ी, और सिमिलरिटी भी मैं एक अलग अंदाज में लगवाता हूं। आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करिए ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्लियर है सवाल, आगे बढ़ जाइए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 जो है सीडीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच यूनिट ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन एज एल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एज बीटा ऑफ द टॉप एंड बॉटम रेस्पेक्टिवली ऑफ ए टावर ऑफ हाइट कैपिटल एच। ठीक है, तो ये देखिए आपकी हाइट स्मॉल एच है, यहां पे स्मॉल एच हाइट पर कोई पर्सन है। अब एक बिल्डिंग है, तो यहां पे हमने बना ली बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपकी कैपिटल एच है, तो बिल्डिंग की जो कंप्लीट हाइट है कैपिटल एच है। अब स्मॉल एच हाइट पर ये जो पर्सन है, अगर इस पर्सन के द्वारा देखें तो एलिवेशन एंगल है इस बिल्डिंग का अल्फा और डिप्रेशन एंगल है बीटा। फ्रॉम ए हाइट ऑफ स्मॉल एच मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एल्फा। इस यहां पर कोई पर्सन है तो उसने देखा एलिवेशन एंगल है इस टावर का एल्फा, लेकिन अगर मैं साथ साथ में डिप्रेशन एंगल देखूं तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है ये तुम्हारा बीटा। इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। टू वॉट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइंब, इस पर्सन को किस और ऊंचाई तक चढ़ना चाहिए, so that value of angle of elevation and angle of depression get interchanged for the top and bottom of tower, जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाए। अभी आदमी कितनी हाइट पर चढ़ के बैठा है, एच हाइट पर। अगर सपोज आदमी एक्स हाइट और चढ़ जाए, मैंने ये जो हाइट है इसको एक्स मान लिया, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। अगर पर्सन सपोज एक्स हाइट और चढ़ जाए तो यहां पे इस लोकेशन पे आ जाएगा, और ये लोकेशन ऐसी है कि अब अगर मैं एलिवेशन एंगल देखूंगा तो वो तो हो गया तुम्हारा बीटा, और अगर मैं तुम्हारा डिप्रेशन एंगल देखूंगा तो डिप्रेशन एंगल हो गया तुम्हारा साथ में अल्फा। तो हम ये कहेंगे कि एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल क्या हो गए, आपके आपस में इंटरचेंज हो गए। कॉपी पेन लेके खुद से भी करने की कोशिश करें सवाल को। तो एक्चुअली सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं। मुझे डिस्टेंस एक्स ही निकालनी है स्मॉल एच और कैपिटल एच की टर्म में। मुझे पता है कि ये एंगल कितना है बीटा, मुझे पता है कि यहाँ पे छोटा एंगल कितना है बीटा। अब एलिवेशन एंगल बीटा है, पहले डिप्रेशन एंगल ये जो था ये तुम्हारा यहां पे ये डिप्रेशन एंगल ये बीटा था। आपको यहां पे एक ही ट्रायंगल से काम चल जाएगा, चाहे तो आप बीटा बीटा वाले राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, चाहे आप अल्फा अल्फा वाले राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एक से ही काम चल जाएगा। अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y मान ली, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बीटा है, बीटा के लिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर ये बेस, तो अगर मैं tan बीटा निकालूं तो tan बीटा की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि h बटे y होगी। लेकिन अगर साथ साथ में मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से देखूं, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखूं, मैंने आपसे बोला कि एक ही राइट एंगल ट्रायंगल से काम चल जाएगा। ये कंप्लीट कैपिटल एच है, स्मॉल एच प्लस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच माइनस एक्स, ही हो जाएगा कि नहीं। और ये तुम्हारा है y, तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच माइनस एक्स, और ये तुम्हारा बटे में y हो जाएगा। क्लियर है? बता किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई समस्या, तो आप देखेंगे आपका y से y कैंसिल आउट हो चुका है, तो x की जो वैल्यू वो कितनी आ चुकी है कैपिटल एच माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल एच, ये आ जाएगी। क्लियर? y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x की जो वैल्यू है स्मॉल एच उधर जाएगा, कैपिटल एच माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल एच, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू आपको निकालनी थी। तो क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन करने में है नहीं, और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। एग्जाम में सवाल एज इट इज आपको नहीं मिलेगा देखने को, इससे थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के मिलेगा, देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन करने में वो सरल ही होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाना भी पड़ेगा आज के हिसाब से। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 17। एंड सवाल नंबर 17 ये वाकई में जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन शानदार, आपको इसको ध्यान से समझना है। ए लैडर, एक सीढ़ी रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है और एलिवेशन एंगल बना रही है अल्फा। द फुट ऑफ लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस ए। अब इस सीढ़ी का जो फुट है वो पीछे की तरफ ए डिस्टेंस खींचा जाता है, जिससे कि जो तुम्हारी सीढ़ी है, जो लैडर है,
वो बी डिस्टेंस स्लाइड डाउन हो जाती है, बी डिस्टेंस नीचे आ जाती है। और अब जो तुम्हारे एलिवेशन एंगल बना रही है सीडी, वो हो रहा है तुम्हारा बीटा हॉरिजॉन्टल से। आपसे पूछा है ए बटा बी का मान क्या है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार है, ध्यान से समझने की कोशिश करें, एकदम मैं बेसिक से बताऊंगा सवाल को। तो पहला इसका बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग डायग्राम। पहले डायग्राम बनाइए और तब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आपने सवाल पढ़ लिया होगा। चलिए ऐसे समझते हैं कि जैसे सपोज ये हो गया भैया आपका एक दीवार। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब दीवार के सहारे यहां पे ये तुम्हारी लगी हुई है सीढ़ी, तो ये है आपकी सीढ़ी, ये वाली। क्लियर है, ये सीढ़ी है और ये कितना एलिवेशन एंगल बना रही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एलिवेशन बना रही है तुम्हारा अल्फा। क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एलिवेशन एंगल बना रही है, अल्फा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इस सीढ़ी के फुट को पीछे की तरफ खींचा गया, पीछे की तरफ कितनी, ए डिस्टेंस। अब जो है हमने पीछे की तरफ ए डिस्टेंस खींचा, तो देखिए सीढ़ी की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सीढ़ी की जो पोजीशन है कुछ चेंज होकर इस तरीके से हो जाएगी। मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल ए। हमने सीढ़ी के जो फुट है, कहां है सीढ़ी का फुट, ये सीढ़ी है, हमने इसको पीछे की तरफ कितनी डिस्टेंस खींच लिया, ये डिस्टेंस स्मॉल ए। और अब जो सीढ़ी का जो एलिवेशन एंगल है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया, तुम्हारा बीटा हो गया। लेकिन साथ साथ में ये जो सीढ़ी है कितना स्लाइड डाउन हो गई, कितना नीचे की तरफ आ गई है, स्मॉल बी डिस्टेंस नीचे की तरफ आ गई तुम्हारा। ये डिस्टेंस जो है भैया ये स्मॉल ए है। बताइए इस डायग्राम में अभी तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? ये तुम्हारी दीवार है, ये एक तुम्हारी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई थी। पहले एलिवेशन एंगल अल्फा था, मैंने इसके फुट को पीछे की तरफ ऐसे ए डिस्टेंस धकेल दिया जिससे कि बी डिस्टेंस नीचे स्लाइड डाउन हो गई और अब एलिवेशन एंगल बीटा हो गया और ये तुम्हारा एंगल अल्फा 90 डिग्री का। आपसे पूछा है कि ए बटे बी का रेशियो क्या है, रेशियो आपके अल्फा और बीटा की टर्म में है। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले यहां पे एक बात समझने की, सीढ़ी की लेंथ कांस्टेंट है। अगर इस सीढ़ी की हाइट स्मॉल एच है, लेंथ स्मॉल एच है, तो ये लेंथ भी आपकी स्मॉल एच ही है। भाई सीढ़ी को हमने काटा थोड़ा ना, सीढ़ी को हमने बस आगे पीछे स्लाइड किया है, तो सीढ़ी की जो हाइट है वो कांस्टेंट है स्मॉल एच। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। मैं क्वेश्चन को केवल और केवल तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर बेस चाहिए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इस डिस्टेंस को x एज्यूम कर लिया और मैंने थोड़ी देर के लिए इस डिस्टेंस को y एज्यूम कर लिया। हमने इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर लिया, हमने इस डिस्टेंस को y एज्यूम कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही कि ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल x है और ये डिस्टेंस जो है वो आपकी क्या है, स्मॉल y है। यहां तक बात समझ में क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या ना? अब देखिए, आप ध्यान से समझते रहना। अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को गौर से देखूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, तो यहां पे ये एंगल अल्फा है और ये तुम्हारा b और ये तुम्हारा b प्लस वाई है और ये तुम्हारा h है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाऊं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि b प्लस y बटे h। इतनी बात समझ में आ रही है? अब साथ साथ में एक बात आपको समझनी भी पड़ेगी। अगर मैं इस बीटा राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बीटा में अगर मैं ये एंगल बीटा को देखूं तो y परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है स्मॉल h। तो साथ साथ में हम ये कहेंगे कि साइन बीटा की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी y बटे h। एक्चुअली क्वेश्चन में मुझे एक्स और वाई चाहिए नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। तो y हटेगा कैसे? अगर मैं इसको घटा दूं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो आप ये बात हंसते मुस्कुराते कहेंगे कि y बाई एच से y बाई एच कट जाएगा, केवल b बटा एच ही बनेगा और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इतनी बात में किसी को कोई समस्या, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक बात समझ में आई है? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाए ना। अब हमने y पे बात कर ली, अब x को देखते हैं। अगर मैं इस अल्फा ट्रायंगल को गौर से देखूं, अल्फा के लिए ये तुम्हारा बेस है x
और हाइपोटीनस से h। तो हम ये कहेंगे कि साइन एल्फा सॉरी कॉस एल्फा की जो वैल्यू है वो है x बटा h, बेस बटे हाइपोटीनस। लेकिन अगर मैं बीटा ट्रायंगल के लिए देखूं तो तुम्हारा बेस है x प्लस ए और हाइपोटीनस है h, यानी कि हम ये कहेंगे कि कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो है x प्लस ए बटा h। इतनी बात समझ में आ रही ना। हमको यहां पे x चाहिए नहीं तो हमको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें से अगर इसको घटा दूं तो हम ये कहेंगे कि कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा की जो वैल्यू x बचे x बटा h कट जाएगा, ये आ जाएगी a बाई h एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई समस्या हुई? एकदम इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सरल हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं। अपने को a बटा b चाहिए तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो h से h कट जाएगा, ये हो जाएगा a बटा b। सो दिस विल बिकम a बाई b। यहां से ये कितना आएगा? ये आएगा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा एंड ये कितना आएगा भैया? ये आएगा तुम्हारा बटे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। हालांकि पेपर में जो सवाल पूछा गया है वो केवल इतना ही पूछा गया है, a बटे b की वैल्यू इतनी, लेकिन मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया क्योंकि हम थोड़ा सा कलाकारी ना करें तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इस साल को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आपको देखने में भी लग रहा होगा, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ है नहीं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि सीढ़ी की जो हाइट है वो यहां पे आपने कांस्टेंट रखी हुई है। क्लियर है? आपने इस वेरिएबल को दो वेरिएबल एज्यूम करे एक्स और वाई और आपने सवाल फट बना दिया। मुझे पता है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये जो आपका कॉस सी माइनस कॉस डी है ये क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा। बोलो कोई डाउट ना? नीचे बटे में क्या है? साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि हम ये कहेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा। क्लियर है? बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है बात? चलिए ना अब समझना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कट जाएगा। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा a बटा b। a बटा b की जो वैल्यू है वो होगी टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर है? कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, कैंसिल आउट हो गया। साइन बटे कॉस क्या बन गया? तुम्हारा tan बन गया। क्लियर? सभी को बात समझ में? आसान सी चीज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आजकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेपर में आज तक जितने भी सवाल पूछे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उनमें 2D विजुअलाइजेशन ही जरूरी है। आप 2D डायग्राम बना लोगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आसान भी है और इसमें आपको 3D में सोचना पड़ेगा। तो अगर एसएससी के दिमाग में आया कि मुझे 3D में एक सवाल देना है जिसमें बच्चों को 3D विजुअलाइजेशन करना पड़े, तो ये सवाल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपकी सोचने की क्षमता इससे बढ़ेगी। तो आपको डायग्राम थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा। The angle of elevation of top of the tower from a point A due south of the tower is alpha and from point B due east of the tower is beta if AB equal to D, so that height of the tower is, टावर की ऊंचाई है, क्लियर है? so that काट दीजिए यहां से, the height of tower is। अब ये बहुत बेहतरीन सवाल है। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं आपके सामने डायरेक्शन। हम आपके सामने डायरेक्शन बना देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब ये तुम्हारा ईस्ट मान लिया मैंने, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब यहां पे एक टावर मैंने खड़ा कर दिया। अब ये समझिए कि जैसे ये तुम्हारा प्लेन है और प्लेन पे टावर इस तरीके से खड़ा है। क्लियर है? तो ये तो मैंने बनाया तुम्हारा प्लेन
और प्लेन पे जो टावर है वो इस तरीके से खड़ा होगा वर्टिकली अबव। तो मैं वर्टिकली अबव तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूं कि टावर जो है सपोज आपका कुछ इस तरीके से, ये टावर जो है सपोज आपका कुछ इस तरीके से, तो मैंने ये खड़ा कर दिया टावर। बताए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो? क्लियर है? ये टावर मान लीजिए, ये पॉइंट ओ मान लीजिए और ये आप पी मान लीजिए, टावर हो गया। ठीक है, अब फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज एल्फा। अब इस टावर के साउथ में, साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, यहां पे एक पॉइंट है ए, और जिससे इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो एल्फा है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ये जो एंगल है एलिवेशन एंगल, ये एल्फा है, लेकिन गलती मत कर देना, एक्चुअली दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपको 3D में समझना पड़ेगा कि ये एक प्लेन है और यहां पे तुम्हारा टावर खड़ा है, इसके साउथ में एक पॉइंट से आप देख रहे हो, ये टावर जो वर्टिकली पोजीशन में है, यहां पे पॉइंट है, आप इसको मिला रहे हो इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? चलिए, अब दूसरी बात इसने क्या बोली है कि एक पॉइंट है बी जो टावर के ईस्ट में है। तो ये टावर है, टावर के ईस्ट में यहां पे सपोज कोई पॉइंट बी है, और इस पॉइंट बी से टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो बीटा है। टावर के पॉइंट पी को आप यहां पे देखेंगे तो दिस एलिवेशन एंगल विल बिकम बीटा, लेकिन ध्यान रखना कि ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का है। आप ऐसे समझना कि जैसे ये हो गया तुम्हारा एक प्लेन, इस पे टावर खड़ा हुआ है और यहां पे कोई पॉइंट पे होगा, आप इसके टॉप को देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक पॉइंट साउथ में है, एक पॉइंट ईस्ट में। 3D में सोचना, आपको दिया हुआ है कि ए बी की डिस्टेंस डी है, तो दोनों ये जो पॉइंट हैं ए बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आपसे पूछा कि टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट आपको बतानी है। तो टावर की ये जो हाइट है स्मॉल एच, ये आपको निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अगर आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हो तो सवाल में कुछ खास दम है नहीं। मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं, और मैं इस डिस्टेंस को जो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक्स और वाई क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। पॉइंट ए से टावर के फुट की डिस्टेंस है वाई, पॉइंट बी से टावर के फुट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स। क्लियर है ना? अब आप कुछ मत कीजिए, मुझे ये बताइए कि अगर ये तुम्हारा एंगल अल्फा 90 डिग्री है, तो एंगल अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है एच, और ये बेस है तुम्हारा वाई। तो हम ये कहेंगे कि tan अल्फा जो है वो एच बटे वाई है। क्लियर है? तो यहां से y की जो वैल्यू है वो h cot अल्फा आएगी। क्लियर? कोई डाउट? अब दूसरी बात समझिए, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल BOP, अभी मैंने किस पे फोकस किया, AOP, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल BOP को देखूं तो ये एंगल बीटा है, उसके लिए परपेंडिकुलर है तुम्हारा h, और ये बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा x। तो हम यहां से अगर tan बीटा देखें तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी h बटा x। तो यहां से x कितना आ जाएगा, h cot बीटा। बताइए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का, किसी को भी। क्लियर है? बात समझ में ना? अब अपने को पता है कि ये तुम्हारे ए और बी के बीच की दूरी जो है वो डी है, बस यहीं पे लॉजिक समझना था कि ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ये जो त्रिभुज ओ ए बी है, तो हॉरिजॉन्टल में है। अब आप समझिए कि ये तुम्हारा प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट ये जो है तुम्हारा टावर इस तरीके से खड़ा हुआ, एक पॉइंट ईस्ट में, एक पॉइंट साउथ में, लेकिन ओ ए बी जो है तुम्हारे तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गए, और ईस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पे जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये तो डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। x का मतलब मुझे पता है, y का मतलब मुझे पता है, तो दिस इज नथिंग बट h स्क्वायर कॉमन, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, और इसकी वैल्यू d स्क्वायर हो गई। अपने को h चाहिए तो h की वैल्यू आ जाएगी d बटे अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो टावर की जो हाइट आ जाएगी वो आएगी d बटे अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। क्लियर है भाई? तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था इस सवाल में।
ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपने इस टाइप के सवाल पहले से ऑलरेडी किए हुए हो। ये सवाल अभी तक पेपर में नहीं आया, मैंने प्रीवियस ईयर सवाल भी आपको सारे कराए हैं, इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कि 3D में कभी ना कभी तो ऐसा सवाल बनेगा पेपर में, तो क्यों ना इसको कर लिया जाए। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए एक सवाल मैं आपको और कराता हूं, सेम इसी पे आपको 3D विजुअलाइजेशन करना है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। ओके, सवाल नंबर 19 देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है, सेम वही ऑब्जर्वेशन आपको करनी है कि एक टावर है, टावर के एक नॉर्थ में एक स्टेशन है ए, जिससे एलिवेशन एंगल अल्फा बन रहा है, और एक वेस्ट में स्टेशन है बी, जिससे तुम्हारा एलिवेशन एंगल बीटा बन रहा है। तो टावर की हाइट बतानी है। तो यहां भी आपके दो पॉइंट हैं, एक आपका नॉर्थ में है, एक आपका वेस्ट में है, एलिवेशन एंगल अल्फा और बीटा दे रखे। तो सेम सवाल जो हमने किया, सेम यही चीज है, यहाँ पे ईस्ट और आपको साउथ दे रखा था, यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट आपको दे रखा है। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि आप कॉट को भी कॉस और साइन वाली फॉर्म में लिख लेना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर, ओके सवाल नंबर 20 देखेंगे ध्यान से। बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हालांकि एसएससी में ये सवाल कम आते हैं जिसमें आपको इस वेरिएबल फॉर्म में दे रखा हो, एसएससी में न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल ज्यादा आते हैं, लेकिन आप ऊटपटांग चीजें पेपर में ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको हर तरीके की चीजों में अपने आप को ढालना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h यूनिट फ्रॉम द टॉप ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ हाइट कैपिटल H यूनिट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये हो गया आपके सामने एक मॉन्यूमेंट जिसकी हाइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल H, ये होगी हाइट कैपिटल H। अब तुम्हारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है सपोज आपकी स्मॉल h, तो ये बिल्डिंग की हाइट होगी आपकी स्मॉल h। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है, हाँ, इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के जो डिप्रेशन एंगल हैं वो मॉन्यूमेंट के टॉप से कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मॉन्यूमेंट के टॉप से अगर मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देखूंगा तो डिप्रेशन एंगल तो खैर ये बनेगा, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हम अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं, ठीक, ये एंगल हमने थीटा बोला। अगर मैं इस बिल्डिंग के बॉटम को देखूंगा तो डिप्रेशन एंगल हालांकि ये वाला बनेगा, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 90 माइनस थीटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इतनी बात हर एक स्टूडेंट को समझ में आ रही है, क्लियर है कि ये आपका स्मॉल h दे रखा है भैया और ये आपका कैपिटल H दे रखा है। अब इस टॉप से हम देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट के टॉप से बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को, तो जो डिप्रेशन एंगल है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। इतनी बात समझ में आ रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एट द मॉन्यूमेंट इज ए यूनिट, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के बीच के जो डिस्टेंस है ये आपकी स्मॉल a आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है। आपको बताना इट इज ऑलवेज ट्रू। ये आपके सामने 4 रिलेशन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा रिलेशन ऑलवेज ट्रू है। तो ये सरल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर ये स्मॉल a है तो ये डिस्टेंस भी तो आपकी स्मॉल a है, ठीक है बात। अच्छा अब ज्यादा सोचिए मत, यहां पे थीटा और 90 माइनस थीटा इन्हीं को एलिमिनेट करना है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये कैपिटल H है स्मॉल h है, तो ये डिस्टेंस तो मैं बता सकता हूं ना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। अगर मैं इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगाऊं तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और बेस जो है बेस हो जाएगा आपका स्मॉल ये आ गया। क्लियर? कोई समस्या? अगर मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं तो 90 माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका कैपिटल H है लेकिन बेस आपका स्मॉल है। ठीक है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन पावर अपनी रखिए। तो 10 90 माइनस थीटा अगर हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, सो दिस विल बिकम कैपिटल H बटे स्मॉल है। लेकिन 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, लेकिन ये 10 थीटा, ये तो कॉट थीटा है। अपने को तो इक्वल करना है, तो अगर मैं यहाँ से 10 थीटा निकालना चाहूँ तो 10 थीटा कितना हो जाएगा, कैपिटल H बाई ए की बजाय स्मॉल a बाई कैपिटल H हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट स्मॉल a बाई कैपिटल H। ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, इसी में से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ये तो नहीं है कहीं से भी, ठीक है।
अगर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे कैपिटल H बाई ए और A बटे कैपिटल H माइनस स्मॉल, कैपिटल H माइनस स्मॉल H आ रहा है ना, तो ये तो आने का कोई मतलब है नहीं। इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या किया इसने, इसको उल्टा कर दिया। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा A बटे कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर, और ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल H बटे स्मॉल, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, हमने कुछ भी नहीं किया, एक सिंगल लाइन के सवाल है। तो आप डायग्राम बना लीजिए, उस डायग्राम को अंडरस्टैंड करिए और विद इन मैक्सिमम 30 सेकंड आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस का। जैसे कि अगला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, सवाल नंबर 21, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h. Okay. At a point on the plane, the angle of elevation of bottom of the flag staff is alpha and that of top of flag staff is beta. Then height of tower is, आपको टावर की हाइट बतानी है। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन है। ये एक तुम्हारा टावर हो गया, ध्यान से समझिए, हम इसको यहां पे बनाते हैं। ये आपका टावर हो गया, छोटा सा टावर हो गया, सिंपल सा। क्लियर है? अब इसे टावर के ऊपर यहां पे एक स्मॉल h हाइट का एक फ्लैग है, तो यहां पे स्मॉल h हाइट का ये हो गया आपका फ्लैग। सो दिस इज योर फ्लैग। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन में ये बोला गया है समतल पर स्थित एक बिंदु से ध्वज के शीर्ष और पाद के उन्नयन कोण क्रम से अल्फा और बीटा है। तो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से इस फ्लैग के जो तुम्हारे टॉप का तो एलिवेशन एंगल है अल्फा, लेकिन इसके बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ठीक है, आपसे पूछा मीनार की ऊंचाई आपको बताइए, मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मीनार की ऊंचाई दैट मींस ये जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लेता हम, x मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है x ही आपको बतानी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। हालांकि इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं, वहां पे एंगल दे रखे होते थे, यहाँ पे इसको वेरिएबल में डाल दिया है। ठीक है ना। अगर हम फ्लैग के टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन